हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और तक्षशिला पर इस समय मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे पीसीएस हो या पीएससी हो, स्टेट पीएससी के अलावा एसएससी, पेट एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, एनसीईआरटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिले। और अंत तक बने रहिए, परीक्षण कीजिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको कितना आता है। तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और तक्षशिला के ऐप को जो है वो सर्च करके आप, ये बरगद का पेड़ आपको नजर आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वायसराय वाज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय की अवधि के दौरान शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन देख रहे हैं, डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या कार्नरवालिस। दोस्तों, आपके दिमाग में अगर उत्तर आ रहा है डी, तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। और कार्नवालिस ने महसूस किया कि भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए सिविल सेवाओं को व्यवस्थित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी और इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। Cornwallis realized that in order to consolidate the British rule in India, it was very important to organize the civil services. Civil services was started by Lord Cornwallis, and hence he is called the father of Indian civil services. दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। Who said that he had not become His Majesty first minister to preside over the liquidation of the British Empire? किसने कहा कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन की अध्यक्षता करने वाले महामहिम के पहले मंत्री नहीं बने थे? एटली, चर्चिल, डिजार्ली या लॉर्ड जॉर्ज? आपके सामने ये प्रश्न है दोस्तों। और अगर आपके दिमाग में उत्तर आ रहा है बी यानी कि चर्चिल, तो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं, क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि जो चार्टर्ड है, जो कि भारत पर लागू नहीं हुआ है, क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन की अध्यक्षता करने वाले महामहिम के पहले मंत्री नहीं बने थे। चर्चिल सेड दैट द चार्टर डिड नॉट अप्लाई टू इंडिया फॉर he had not become his majesty first minister to preside over the liquidation of the British Empire। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, which of the following authorized the British government to imprison any person without trial and conviction in a court of law? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया था? रॉलेट एक्ट 1919 1919 का रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। रॉलेट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों, आपके दिमाग में अगर उत्तर है ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के अनुसार सरकार के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति थी। ये कृत्य नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा था। बाद में यह अधिनियम जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना के कारण बना। As per the Rowlatt Act, the government had the power to arrest any person without showing any reason. The acts were threat to the civil liberties. Later, this act became the reason for occurrence of जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, द 7 years वॉर, 7 साल के युद्ध या 7 वर्ष के युद्ध, जो कि 1756 से 1763 तक, 1756 टू 1763 तक चला था, रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द फोर्सेस का जो परिणाम है वो किस बलों के हार के रूप में हुई? अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच या रशियन? और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। द 7 years वॉर, 7 वर्षों का युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चला था, किसकी हार हुई थी? इसके परिणाम में अमेरिकन की, ब्रिटिश की, फ्रेंच की या रशियन की? दोस्तों, अगर आपके दिमाग में चल रहा है फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, तो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 1756
1756 अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके अलावा अमेरिका में फ्रांस की सहायता करने के स्पेनिश प्रयास जो है वो विफल भी हो गए। फ्रांस को भी भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। फरवरी 1763 में ह्यूबर्ट्सबर्ग और पेरिस के संधियों पर हस्ताक्षर के साथ ये 7 साल का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। In 1756, the British formally declared war against France. In addition, Spanish attempts to add France in the Americas had failed, and the France also suffered defeats against the British forces in India. The 7 Years' War ended with the signing of the treaties of Hubertsburg and Paris in Feb 1763. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ, वॉइस रॉयल्टी के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ। विलियम बेंटेक, वेलेजली, वेवेल या माउंट बैटन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दिमाग में आपके प्रश्न चल रहा होगा, प्रश्न का उत्तर भी आ चुका होगा, फटाफट उत्तर दीजिए। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ, ठीक है, तो वॉइस रॉयल्टी के, ठीक है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय, जिनका अगर हम बात करें 1947 और 48, माउंटबेटन ने 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत को भारत पाकिस्तान के दो प्रभुत्व के रूप में स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1948। Lord Mountbatten served as last Viceroy of India from Feb 12, 1947 to August 15th, 1947, and then first Governor General of Free India from 15th August 1947 to 21st June 1948. During his tenure, India got independence in the form of two dominions of India, Pakistan. तो डी जो है वो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कंपनी ने अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1658, भारत सरकार अधिनियम 1658। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1758, भारत सरकार अधिनियम 1758 के द्वारा। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, 1958 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। कौन सा है उत्तर सही? अब बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर भी आ चुका होगा दिमाग। बिल्कुल सही उत्तर आया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया, जिसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किए। वो परिवर्तन कौन कौन से थे? पहला परिवर्तन था ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाए सारी की सारी शक्तियों को। दूसरा क्या था? ब्रिटिश संसद के एक सदस्य को क्राउन की ओर से शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत का सचिव जो है वो बनाया जाए और वह ब्रिटिश संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल को एक कार्यकारी परिषद प्रदान की गई थी, जिसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार उन्हें दिया गया था। British Parliament brought the Government of India Act 1858 and by which some changes are made. First, transferred power from the East India Company to the Crown. Second, a member of British Parliament was made Secretary of State of India to exercise power on behalf of the Crown and was responsible to the British Parliament. Third, the Governor General of India was provided with an executive council whose decision he was empowered to override. Next question. अगला प्रश्न है, the momentous decision to transfer the capital from Calcutta to Delhi to annul the partition of Bengal and to abolish Indian indenture labor vote taken during the viceroyalty of Lord, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने, बंगाल के विभाजन को रद्द करने और भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण एक निर्णय जो है वो किस वायसराय के द्वारा दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रेडिंग? आपको बताना है
कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। आपको सही उत्तर बताना था दोस्तों कि सही उत्तर क्या है, ए, बी, सी या डी। और प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और लॉर्ड हार्डिंग भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले क्षेत्रों में गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कराया था। अगला प्रश्न है, टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिपेंड ऑन। 17वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यकारी और विधायी शक्तियों का विकास किसके ऊपर निर्भर था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन है गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर जनरल, पार्लियामेंट या क्राउन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में आया है डी, क्राउन यानी कि ताज, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यकारी और विधायी शक्तियों का विकास क्राउन के ऊपर निर्भर था। टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिपेंड ऑन क्राउन। अगला प्रश्न है, इन नवंबर 1781 द आयर कोर्ट डिफीटेड डैश एट पोर्टो नोवा। नवंबर 1781 में सर आयर कोर्ट ने पोर्टो नोवा में किसको हराया था? हैदर अली को, मार्टंड वर्मा को, ब्रिटिश को या टीपू सुल्तान को। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों आपके दिमाग में उत्तर आ चुका होगा, हैदर अली जो है वो आपका राइट आंसर है। और पोर्टो नोवो की लड़ाई जो कि हुई थी आपकी 1 जुलाई 1781 को, 1 जुलाई 1781 को जो है लड़ाई हुई थी, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर पोर्टो नोवा, जिसे अब फरंगी पेट्टई के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। सर आयरकूट की कमान के तहत 8,000 से अधिक की संख्या में ब्रिटिश सेना ने हैदर अली की कमान के तहत 40,000 की अनुमानित सेना को क्या किया था, हरा दिया था। The Battle of Porto Novo was fought on 1st July 1781 between forces of the Kingdom of Mysore and British East India Company in the place called Porto Novo, now known as a Parangipettai, on the Indian subcontinent. During the Second Anglo-Mysore War, the British force numbering more than 8,000 under the command of Sir Ayer Cotter defeated a force estimated at 40,000 under the command of Hyder Ali. अगला प्रश्न है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अचीव अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ डैश इन 1612। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में डैश की लड़ाई में पुर्तगालियों पर एक बड़ी जीत हासिल की। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, स्वाली की लड़ाई में या ट्राफ लगारी की लड़ाई में। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। समय, घड़ी टिक 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 चल रही है, उत्तर आपके दिमाग में भी आ चुका होगा। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। राइट आंसर क्या है आपको बताना है दोस्तों, कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा। और दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि स्वाली, वो बैटल ऑफ स्वाली, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और स्वाली की नौसैनिक लड़ाई, जिसे स्वाली की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 29 और 30 नवंबर 1612 को हुआ था, ठीक है ना, 1612 में हुआ था, जो कि सूरत गुजरात में जो है के तट पर, अगर हम बात करें, के पास एक गांव है जिसका नाम है स्वली या स्वाली, के तट पर हुआ था। और इसमें 4 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गैलियन के लिए, 4 पुर्तगाली गैलन और 26, अगर हम बात करें तो शस्त्र के रोइंग जहाजों के, मतलब ये कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी, सी स्वाली की लड़ाई। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पीडीएफ के लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कुछ और भी रोचक प्रश्नों के साथ। दोस्तों इस चैनल पर आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो के भी न्यूज का हिंदी में विश्लेषण देखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी और अन्य स्टेट पीएससी एग्जाम और इसके अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के आपके जो फोल्डर्स होंगे, है ना,
उसको आप चेक कीजिएगा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट इशू पे भी टॉपिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का आप लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं फिर किस नए टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ ओत प्रोत रहिए। जय हिंद, जय भारत।